स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज कल की जो क्लास हम लोग की जहाँ पर छुट्टी हुई थी, हम लोग वहीं से अध्ययन क्या करेंगे, शुरू करेंगे आज। और फंडामेंटल राइट्स को गहराई से विश्लेषण करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने अनुच्छेद 16 की बात की थी, लोक नियोजन में अवसर की समता, और उसके जो भिन्न भिन्न खंड थे अनुच्छेद के, हमने सारे अनुच्छेदों पर चर्चा की थी और उसके विभिन्न आयामों को समझते हुए हम लोग अनुच्छेद 16 को लगभग पूरा कर चुके थे। जो रह गया था उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 16 में जो बात कही गई, तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है इसमें एक डिसीजन दिया कि यहां आरक्षण का उपबंध करने की एकमात्र शर्त राज्य की राय है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस उपबंध को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके अनुसार सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 335 में यह जोड़ा गया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और प्रोन्नति परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है, किंतु आरक्षण अनुचित नहीं होना चाहिए तथा आरक्षण की सीमा ऐसी होनी चाहिए जो अनुच्छेद 16(1) में वर्णित अवसर की समता को प्रभावहीन न करे। इसी आधार पर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई। कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है वह कितनी होनी चाहिए, 50%। ठीक है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) सामाजिक पिछड़े पर बल देता है, न कि आर्थिक पिछड़े पर। अतः केवल आर्थिक आधार पर पिछड़े की पहचान नहीं की जा सकती। इसी आधार पर न्यायालय ने आगे चल के जो मंडल कमीशन था, जिसको इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघ का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण है वो बिल्कुल क्या है, वैध है। ठीक है। तो मंडल कमीशन को वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था, ठीक है ना, और इसके द्वारा ओबीसी वर्ग को भी 27% आरक्षण क्या किया गया था, दिया गया था। और ये मंडल कमीशन के नाम से विख्यात है, ठीक है ना, क्योंकि ये कमीशन उन्हीं के नाम से गठित हुआ था और उन्हीं को सिफारिश करने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने जो सिफारिश दी उसको सरकार ने मान लिया और उसको लागू कर दिया गया। ठीक है। तो उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि पदोन्नति के मामले में आरक्षण अवैध होगा, क्योंकि यह अवसर की समता का उल्लंघन है तथा प्रशासन की कुशलता के हित में नहीं है। उपयुक्त निर्णय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रही। इस स्थिति से निपटने के लिए 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 16(4) का। ठीक है। इसको जोड़ा गया कि संविधान संशोधन से 77 में। ठीक है। और इसमें कहा क्या गया, इसके अनुसार अगर राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह पदोन्नति में भी ऐसे किसी वर्ग या वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16(4) के का में, और इसको 77वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। फिर आगे 81वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है। ठीक है। और 81वें संशोधन में 2000 में, और 21 सन में होता है 2000। ठीक है। तो 81वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) खा जोड़ा गया और सेवाओं के आरक्षण में
अग्रनयन के सिद्धांत को मान्यता देता है। ठीक है, किसका सिद्धांत? अग्रनयन का। 16 4 का खा। ठीक है, और ये अग्रनयन का सिद्धांत मानता है। और अग्रनयन का सिद्धांत कहता क्या है कि यदि किसी वर्ष में आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान नहीं भरे जा सकते तो ऐसी रिक्तियों को अगले वर्ष एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है और इसे 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब अग्रनयन का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए कोई वैकेंसी थी और उसमें जो रिजर्व स्थान थे वो स्थान खाली रह गए। ठीक है, वो भरे नहीं जा सके किसी कारणवश, तो आगे जो है इस विशेष रिक्ति को भरने के लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उनमें इन्हीं रिक्तियों को सिर्फ और सिर्फ भरा जाएगा। इसी को अग्रनयन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अनुच्छेद 16 पूरी तरह से आपने पढ़ा। ठीक है ना, आपने 16(4) का देखा, 77वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और अनुच्छेद 16 का 4 का खा जो 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। इन बातों को जरा सा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में क्या होती हैं, पूछी जाती है, तो इन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और जो इंदिरा साहनीवाद है वो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का वो क्या है, बिल्कुल वैलिड है और इस तरह से इसको मान्यता दी गई। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद आपका कौन सा हो गया? 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। अब अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे जरा अस्पृश्यता का अंत मतलब, अगर इंग्लिश में इसकी कहूं तो इसकी इंग्लिश होती है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या है, बिल्कुल दंडनीय। ठीक है ना, इसमें जो अस्पृश्यता का अपराध है, अगर नॉर्मल स्थिति में भी अगर आप विचार करें, अगर मान लीजिए संविधान में प्रावधान ना भी तो ऐसा व्यवहार जो एक मानव को दूसरे मानव से भाव अगर रूप में ले तो उसमें क्या करता है, ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन से पहले, स्वाधीनता आंदोलन से जब समाज सुधार आंदोलन हो रहे थे तो जितने भी समाज सुधारक थे सभी ने इस व्यवस्था का क्या किया, अधिकांश लोगों ने विरोध किया और कहा कि ये जो अस्पृश्यता है इसका अंत होना चाहिए। ठीक है, और ये सामाजिक सौहार्द के लिए बिल्कुल भी क्या है, विपरीत है। और इसको देखिए, एक विकास का जो प्रक्रम है हमारा, उसमें अगर आप प्राचीन भारत से देखेंगे तो उसमें जो कनेक्टिविटी, ठीक है ना, तो जब हम मध्यकाल में आते हैं तो व्यवस्थाएं क्या हो गई, बहुत ज्यादा कठोर हो गई। और इस कठोरता के क्रम में हमारे समाज में अस्पृश्यता जो है क्या हुई, पनपती चली गई। और आगे के काल में इसका और जो रूप है वो सामने आता है। और फिर जब भारत में जो है राष्ट्रवाद, तर्कवाद धीरे धीरे जब विकसित होने लगे थे, जो प्रारंभिक चरण में थे, हालांकि उस समय प्रारंभिक चरण में थे, लेकिन जब तर्कवाद का विकास होने लगा और पश्चिमी यूरोप से जब काफी ज्यादा जो वहां पर भी इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, तो उस आंदोलनों से प्रेरित होकर और हमारे भारत में जो अग्रदूत थे समाज सुधार आंदोलन के, उनके प्रयासों से क्या हुआ कि एक लहर आई
और उस लहर का परिणाम यह हुआ कि भारत में भी इन व्यवस्थाओं का विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया। राजा राममोहन राय को भारत का जो धर्म सुधार आंदोलन है, समाज सुधार जो आंदोलन है, उसका अग्रदूत कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग आगे चल के, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत सारे लोगों ने इन सब जो सामाजिक बुराइयां थी इनका विरोध करते हैं। ठीक है, अब जब देश आजाद हो गया तो संविधान बना और संविधान को लागू किया गया। तो यह दायित्व बनता था कि जो सामाजिक व्यवस्था जो बिखरी हुई थी उसको क्या किया जाए, एकत्रित किया जाए और समाज में सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के लिए इन प्रावधानों का संविधान में होना अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि संविधान देश के लोगों की इच्छा का है, प्रतीक है, और वह देश के लोगों के लिए क्या करता है, भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं दिए हुए हैं। और उसमें से अगर कोई सामाजिक जो स्थिति जो व्यक्ति की है, अगर वह व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी नहीं पा रहा है तो फिर व्यवस्थाओं का औचित्य जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको अगर गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है तो फिर फायदा क्या। तो संविधान में कहा गया कि भाई इसको डालना उचित है, जरूरी है, और इसको संविधान में हम अगर इसमें डालेंगे अनुच्छेदों में तो उसके बाद जो है क्या होगा कि हमें जो रूल और रेगुलेशन है उसको बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया, और फंडामेंटल राइट में डालने के बाद में इसके लिए आगे चलेंगे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 17 जो है, अस्पृश्यता का व्यवहार मानवता के विरुद्ध ही अपराध है। यह एक समता मूलक समाज का विरोधी है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के उन्मूलन पर बल दिया और समान अधिकार की बात की थी। इस अनुच्छेद से अस्पृश्यता उन्मूलन को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। अतः राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अस्पृश्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अस्पृश्यता का व्यवहार न होना सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें अस्पृश्यता का व्यवहार करने वालों के लिए दंड का उपबंध है। इसमें निम्नलिखित कार्यों को अस्पृश्यता के आधार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो अभी आपने देखा, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। उन्नीस सौ 55। ठीक है, इसको गौर से जरा ध्यान से जरा इसको नोट करिएगा। इसमें क्या कहा गया, पहला कि सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने या प्रार्थना करने से रोकना, किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या तालाब, सड़क आदि के प्रयोग से अयोग्य ठहराना। थर्ड, किसी लोक संस्थान का मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे अस्पताल हो गया, कोई शैक्षिक संस्था हो गई, में प्रवेश करने से रोकना। और चौथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट नंबर, ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर या जाति प्रथा के आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। अगला, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना। इतनी बातें इस एक्ट में क्या हो गई, लिखी गई, और कहा गया यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो वह दंड का क्या है, पात्र है। तो ये अनुच्छेद 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर जो अनुच्छेद आता है वो है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जरा क्या है। ठीक है ना, यह है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है ना। इस संदर्भ में भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों को न्यायालय में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 से विरोधाभासी नहीं है तथा पूरी तरह संवैधानिक और विधिमान्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ यह सम्मान जोड़ता है तो उससे यह सम्मान क्या करना चाहिए, वापस ले लिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो उपाधियां हैं इनका आप नाम के साथ उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा अनुच्छेद था, इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़ करके और कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है ना। अब जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हम लोग उसमें आए हैं। ठीक है ना। जो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए बहुत आवश्यक है और अगर ये अधिकार ना हो तो मनुष्य अधूरा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19, इसका बहुत वृहद महत्व है और अगर हम वर्तमान परिस्थितियों पर अगर विचार विमर्श करें तो इस अनुच्छेद के बिना जो आपके जो हालांकि सब देखिए फंडामेंटल राइट सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो संविधान ने हमको दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट इसका जो है विशेष महत्व है। ठीक है ना। क्योंकि यह अनुच्छेद जो भौतिक जगत है जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए परम आवश्यक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, जरा थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। ठीक है। तो लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मनमाना व्यवहार करने लगे। ठीक है। कोई भी स्वतंत्रता अत्यांतिक और असीमित नहीं हो सकती, अतः लोकहित में उन्हें प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 19(2) से 6 तक में उन्हें सीमित करने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो भी प्रतिबंध राज्य द्वारा आरोपित किए जाएं वो मनमाने न होकर युक्त हों और प्रतिबंध की उपयोगिता को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य पर होगी। मतलब स्वतंत्रता तो दी ही गई है और साथ में जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें, उसके अलावा जो नेक्स्ट इसका खंड है 19(2), उसमें जो है आगे उसमें किस तरह से इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है यह भी बात क्या की गई है, बताई गई। क्योंकि देखिए अधिकार मनमाने नहीं हो सकते हैं और अधिकार मैंने आपको कल भी बताया था कि अधिकार उतने ही समय तक वैलिड होते हैं जब तक आप दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न करें और या ऐसी परिस्थितियां हों जहां पर मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। बाकी जो अगला प्रावधान है कि अनुच्छेद 352 यानी कि जब आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 अनुच्छेदों को अगर छोड़ दिया जाए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, वो किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होते हैं, वो ऑल टाइम आपको प्रोवाइड रहेंगे, क्योंकि वो तो मतलब उनको तो खत्म किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके खत्म होने का मतलब है कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो गड़बड़ हो जाएगा और जीवन जीने के अधिकार आप किसी भी स्थिति में किसी से भी छीन नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं, लेकिन बाकी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और जैसे ही आपातकाल खत्म होता है वो फिर से क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 जो अनुच्छेद है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। ठीक है ना।
का कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब हमको क्या है, बोलने की क्या है आजादी, अपनी बात को कहने की आजादी। हम अपनी बातों को रख सकते हैं जैसे हमारा मन करे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि युक्त निर्बंधन इन पर लग सकता है। मतलब मैंने कहा ना कि बिल्कुल आप सोचे कि अधिकार है तो हम उनको किसी भी तरह से प्रयोग करें, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरे का अधिकार आप बाधित ना करें, और परिस्थितियां भी ऐसी होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों को क्या करें, साथ में लेकर चलें। और अगर कोई समस्या वाली बात है तो फिर इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये लोकतांत्रात्मक व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। वाक की स्वतंत्रता का तात्पर्य भाषण बोलने की स्वतंत्रता से, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा अत्यधिक व्यापक है। वाक मतलब बोलना और अभिव्यक्ति मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सभी अधिकार शामिल हैं। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर न्यायालय ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल आधार माना है। न्यायालय के अनुसार इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग संभव है, पर बेहतर यही है कि इसकी कुछ अहितकर शाखाओं को काट देने की बजाय उसे उसकी मर्जी से बढ़ने दिया जाए, ताकि उन शाखाओं को आघात न पहुंचे जो उचित फल देती है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भावनाओं को उचित निर्बाध रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसी आधार पर न्यायालय ने समाचार पत्रों पर लगाए गए सेंसरशिप को अवैध ठहराया है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को सभी स्वतंत्रताओं की जननी माना गया है, लेकिन न्यायालय ने यह भी माना है कि अगर कोई समाचार पत्र अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वाक और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। हो सकता है अगर कोई नागरिक चुप रहकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हो तो वह करेगा। ठीक है, इसी आधार पर एक मामला है इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इन वादों को जरा ध्यान से देखा करिए। इमैनुअल बनाम केरल राज्य, इस बात में क्या बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अगर इससे उसके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ठीक है, इस बात में भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया इसी अनुच्छेद पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक का टेलीफोन टेप, ये किससे संबंधित है, टेलीफोन टेप, ठीक है, कि किसी नागरिक का टेलीफोन टेप करने का तरीका उसकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। न्यायालय ने अहिंसात्मक प्रदर्शन और धरनों को विचार और अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, अतः यह अनुच्छेद 19(1) के का के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। धरना की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप बिल्कुल अपनी बात को अभिव्यक्त करिए और अभिव्यक्त करने के रूप में आप धरना का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए वही बात आ गई, ठीक है, मान लीजिए धरना है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि धरने में जो है अगर कुछ अशांति फैलती है या कोई संभावना व्यक्त रहती है कि इससे सामाजिक जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं, तो सरकार क्या करती है, इन पर प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है। और प्रतिबंध जब लगाती है तो इस बात के लिए तो भाई
आदमी अपनी बात को रखने के लिए कोर्ट जा ही सकता है कि हमारा मौलिक अधिकार है जो है प्रदर्शन करने का और जो है अपनी बात को अभिव्यक्त करने का। तो इसके लिए आप जो है कोर्ट से परमिशन लेने की सोच सकते हैं, लेकिन सरकार भी एक पक्ष है तो उससे भी बात की जाएगी कि भाई क्यों जो है इस तरह की बात हुई। तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि भाई ऐसी परिस्थितियां थी समाज में, ऐसी स्थिति नहीं थी और धरना प्रदर्शन ऐसी जगह हो रहा था जहां पर कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था या समस्याएं और ज्यादा हो सकती थी, इसलिए हमने उस जगह को क्या किया, खाली करवा दिया। तो ये जो बातें हैं इन पर थोड़ा गौर किया करिए। और जब आप किसी भी न्यूज का अध्ययन करते हैं, जब मैंने आपसे क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था उस समय भी कि देखिए जो घटनाक्रम होते हैं उन पर बारीकी से नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऐसे मुद्दों पर जरूर प्रश्न पूछता है जो उस समय के जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार समाज को प्रभावित करते हैं और सरकार से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और साथ में अंतरराष्ट्रीय विषय भी। तो आपको डेली टू डेली जो करंट की घटनाएं हैं उन पर विचार रखना है, ठीक है। जैसे अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत ने जो भारत के मार्कोस कमांडो हैं वो सोमालिया बॉर्डर पर जहाज को जो है लाइबेरिया का था उसको जो है उन्होंने किडनैप कर लिया था, पूरे जहाज को। तो जहाज पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो जो चालक दल था उसमें 15 भारतीय थे। तो ब्रिटेन की एक एजेंसी है उसने बताया कि भाई जहाज जो है अपहृत कर लिया गया है और उसमें इतने लोग भारतीय हैं। तो तुरंत भारत ने अपने मार्कोस कमांडो को जो है भेजा और वहां पर उन कमांडोज ने जा करके और सोमालिया तट पर अपने जो जहाज था जहाज को छुड़ाया और उसमें जो बंधक थे भारतीय उनको भी क्या किया, छुड़ा लिया। तो इस घटना का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, क्योंकि जब प्रश्न थोड़ा सा मैप के थ्रू देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भारत से सोमालिया की अगर आप दूरी देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में तो काफी दूरी है, इतना पास भी नहीं है। और हुथी विद्रोहियों को आप देख ही रहे हैं जो इस समय जो जिस तरह से वो यमन पर और जहाजों पर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वेज नहर का संकट जो है आता दिख रहा है कि भाई वहां पर समस्या होगी, क्योंकि स्वेज नहर एक माध्यम है जो पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, डील करता है। और भारत का तो बहुत तगड़ा व्यापार होता है और बाकी देशों का भी होता है, तो समस्या वहां पर सभी के लिए। तो भारत ने चेतावनी दे दी है कि भाई अगर आप छेड़खानी करोगे हमारे जहाजों के साथ में तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इंडिया जो अब जिस रूप में अपने पावर में जो है दिख रहा है यह पूर्व से बिल्कुल अलग है। और जो हमारी विदेश नीति है उसका पूरी तरह से क्या है, ये समर्थक है कि अगर भाई हम तो शांति से ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों अनावश्यक जो है बवाल आप लोग जो है खड़ा कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सरकार भी बिल्कुल एग्रेसिव मूड में है और अगर फिर से अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इसका जो परिणाम है वो जो है वो लोग भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत कोई कार्य करते हैं तो फिर बख्शने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो भारत का जो अब ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो भारत से बहुत सारे, देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि भाई जो यूक्रेनी जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का, तो उसमें भी भारत की मदद मांगी गई कि भाई भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है मामले को जो है शांत कराना चाहिए। तो ये जो अब भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि बनती जा रही है, तो भारत अब एक महाशक्ति बन चुका है, ठीक है ना। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग चौथा, तीसरा, दूसरा इन स्थानों को क्या करेंगे, तय करेंगे। तो देखिए एक जो महाशक्ति है वह आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, मैं दोनों आधारों की बात कर रहा हूं। देखिए आप जब मजबूत होंगे आर्थिक रूप से
तो आपका जो देश है वो क्या होगा, प्रगति करेगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की भाई अर्थ जब मजबूत होगा तो हम जो बाकी के रास्ते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। उनके माध्यम से जो विकास होगा तो विकास भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए और सरकार लगातार इसी में प्रयास करती है। राज्य का दायित्व है कि वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा और सरकार का गठन भी इसीलिए होता है कि वह लोक कल्याण के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। तो इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को लगातार, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा उस पर नजर रखिए और डे टू डे, दिन प्रतिदिन की घटनाओं से रूबरू रहिए। और आपके एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप जिस माध्यम से भी अपना जो है डेली की घटनाओं को पढ़ रहे हैं तो उन घटनाओं पर सिर्फ वन लाइनर रूप में अध्ययन नहीं करना कि वन लाइनर हमने पढ़ लिया घटना को और बस हो गया। हमेशा मैंने कहा है कि विश्लेषण पूरी तरह से होना चाहिए और उन तथ्यों को और चीजों को बाकायदे समझना चाहिए कि अगर हिंद महासागर और श्वेत नहर से अरब सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर की बात है तो वहां का राजनीतिक महत्व क्या है और वहां का आर्थिक महत्व क्या है। तो इस तरह से जब आप चीजों को अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको समझने में समस्या नहीं होगी। देखिए वन लाइनर कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी, इसलिए चीजों को पूर्णता से पढ़िए, गहराई से पढ़िए और फिर उसका चिंतन कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है। अगर यह आपके जीवन में जब शामिल हो जाएगा तो आपको एग्जाम में समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एग्जाम निकालने में आपको क्या हो जाएगी, बहुत आसानी होगी। और ये सब चीजें आपके मेंस में तो बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी क्योंकि जब आप विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है तो आंसर लिखने में फिर क्या होता है, आप सहज महसूस करेंगे। अन्यथा असहज लगातार महसूस करते रहेंगे और आंसर लिखने का जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाएगा। मैंने आपको आंसर जो है लिखने को दिए थे, कुछ बच्चों ने लिखे हैं और कुछ बच्चों ने नहीं लिखे हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि बच्चों से कि लिखने की आदत डालिए। तो प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं तो आपका जो ग्रुप है बच्चों वाला उसमें हम और भेज देंगे, लेकिन लिखिए। मैंने क्या कहा है कि प्रयास करिए और प्रयास से भागना नहीं है। हम अगर प्रयास करेंगे तभी हम लगातार आगे को क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो प्रयास करिए, लिखिए, जैसे बन पड़ता है लिखिए। जब समस्या आएगी तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा सा। तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद में कहा कि टेलीफोन टेप करना ठीक बात नहीं है, ठीक है, और यह कार्य नहीं होना चाहिए। फिर आगे जो है, न्यायालय द्वारा अहिंसात्मक प्रदर्शन और धरने को विचार अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, अतः यह अनुच्छेद 19(1) का ए यानी कि का के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। वस्तुतः कोई अधिकार आत्यांतिक रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते। यह नितांत निरंकुश तथा उच्च श्रृंखल नहीं हो सकती। इस कारण अनुच्छेद 19 के 2 में उन शर्तों का उल्लेख है जिनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या बातें हैं? भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए प्रोत्साहन देने पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के नियम बनाए जा सकते हैं ताकि किसी व्यक्ति को इन्हें प्रभावित करने वाले दुष्प्रचार से रोका जा सके। तो ये 19(1) का हुआ जिसमें कहा गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी, ठीक है ना। अब जब हम इसके खा नंबर पे आते हैं तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, ठीक है, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये भाग क्या कहता है भाई कि भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शन और जुलूस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, परंतु अनुच्छेद 19(3) के अनुसार राज्य विधि बनाकर संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है।
प्रतिबंध लगा, अधिकार बिल्कुल है, लेकिन अगर समाज के हित में या राज्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो जो बातें बताई गई हैं उनके आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ख नंबर था शांतिपूर्वक निरायुध, निरायुध मतलब बिना अस्त्र के सम्मेलन। ठीक है, आगे स्वतंत्रता जोड़ लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो ये कहता है कि सभी नागरिकों को यह अधिकार है, ठीक है, इस प्रकार के संगम में राजनीतिक दल, समितियां, मजदूर संघ, कंपनियां आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 19 का 4 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के सदाचार के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, परंतु कहा जाता है इसके कारण बंद या हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि हड़ताल नागरिकों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में ही हस्तक्षेप करता है। ठीक है, इसके लिए एक वाद है CPIM बना भरत कुमार वाद, CPIM वर्सेस भरत कुमार। ठीक है, साथ ही किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रायोजित संघ का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद ग हो गया, कह रहे भाई इसमें बंद और हड़ताल करने का अधिकार बिल्कुल शामिल नहीं है, यह अवैधानिक है, यह संविधान के अनुरूप भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर ये वैलिड नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है ना, उसके लिए दंड की व्यवस्था भी। आगे है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक आबाद संचरण मतलब आप भारत में कहीं भी आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई समस्या नहीं, तो बिना रोक टोक के। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात आप जान लीजिएगा, मैंने आपको एक बार घटना भी बताई थी कि अगर सरकार कहीं पर प्रतिबंध लगाए हुए कि भाई ऐसी जगह पर नहीं जाना है, और या सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वहां पर आने जाने को रोकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर कि नहीं नहीं मेरा मौलिक अधिकार है और मैं वहां जाना है। भाई अगर किसी बात को लेकर प्रतिबंधित किया गया है तो उसके कारण होंगे। ठीक है ना, तो अगर आप चले भी गए कोर्ट में तो फिर वहां पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर पता चल जाएगा कि भाई ऐसी स्थितियां नहीं थी और ना ऐसी जगह है कि वहां पर आपको जाने की परमिशन दी जाए, तो आप नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें प्रतिबंधित किया जाता है कि भाई यहाँ पर अलाउड नहीं है टूरिस्ट, तो नहीं है अलाउड, भाई वहां नहीं जाने दिया जाएगा। और आप जिद नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमको जाना है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो इस हिसाब से तो व्यवस्था ही खराब हो जाएगी ना। तो इसीलिए पहले ही बता दिया गया कि भैया देखो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके जो चीजें हैं इन पर बैन लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आबाद संचरण का अधिकार है, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल है तो ठीक है, नहीं तो इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, 19(1) का अंगा। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी बसिए, कहीं भी रहिए, अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसका एक जो प्रतिबंध है वो क्या है कि 19(5) में दिया गया है और कहा जाता है कि साधारण जनता या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनकी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को बनाए रखना आवश्यक है। तो अगर आवश्यक है तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया था जारवा जो जनजाति है अंडमान निकोबार की, उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि एक बार फोटो खींच करके पोस्ट कर दी थी, तो उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
क्योंकि वो जो प्रोहिबिटेड एरिया हैं, यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, वहां पर जो जनजातियां हैं वो अपने कल्चर जो है उसको बना करके रखना चाहती हैं, और अगर कल्चर को मेंटेन करना चाहती हैं और आपने अगर वहां पर हस्तक्षेप किया तो वहां पर समस्याएं होंगी और उनका जो कल्चर क्या होता है, खतरे में आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं कि वो कहीं पर भी जाकर के कुछ भी शुरू कर देते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। और आजकल तो ट्रेंड ही ये चल रहा है, तो ट्रेंड का प्रयोग हर जगह नहीं करना है। ट्रेंड का प्रयोग वहीं होगा जहां पर परिस्थितियां उसकी क्या देती हैं, अनुमति देती हैं। आप सभी जगह एक ही चीज को अप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं, अगर मेरा ये अधिकार है, मेरा हक है, मैं इसका यूज करूंगा। लेकिन प्रतिबंध भी तो है भाई कि आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, यहां पर प्रतिबंधित है तो आप वहां क्यों यूज करोगे, एकदम मनाही है तो भैया यूज नहीं करना। तो इस तरह से इस पर भी क्या हो सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, 19 के 5 में इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है ना। अब बात आती है कि यहां पर एक और मौलिक अधिकार था पहले, हालांकि वो खत्म हो चुका है। ये 4 नंबर में एक मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि 4 नंबर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और कौन से संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 से। ठीक है। और कहा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। क्या था इसमें, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या किया गया बेटा, बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो अनुच्छेद आता है वो है 19(1) का 6, क्योंकि 4 तो खत्म हो गया। ठीक है, तो उसकी जगह आ गया 19 का 6। ठीक है ना। अब यह अनुच्छेद क्या कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने, जीवन यापन करने, यानी कि कोई वृत्ति, कारोबार, उपजीविका भी करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये करने के लिए आजादी है। कोई भी बिजनेस करिए, व्यापार करिए, कारोबार करिए, जीवन यापन के अपने जो है, जो भी आपके पास संसाधन है उनका प्रयोग करिए। ठीक है। ये भी निर्बाध नहीं है स्वतंत्रता। 19 का 6 के अनुसार उस पर जनहित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही राज्य इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार व्यापार या कारोबार करने के अधिकार में उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है। किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यापार या कारोबार करने को विवश नहीं किया जा सकता है। साथ ही नशीली दवाओं, मदिरा व्यवसाय, मिलावटी खाद्य पदार्थ, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार आदि को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता। तो नहीं शामिल किया जा सकता तो सरकार से अपेक्षा थी कि सरकार इसके लिए एक्ट बनाए। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए जो इस तरह की जो भी गलत कार्य हैं उन पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, और उसके लिए दंड की क्या करता है, व्यवस्था करता है कि भाई अगर आप अपराध करेंगे कोर्ट के अनुसार और भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, तो फिर आप दंड के निश्चित तौर पर भागी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अपराध, ठीक है, ये अब मैं मिटा देता हूं। तो अनुच्छेद जो 19 था ये पूरा का पूरा आपने देखा, और जितनी भी स्वतंत्रताएं थी उनके बारे में आपने इनको बारीकी से अध्ययन किया। ठीक है ना। अब सूचना का अधिकार की बात आती है। ठीक है। तो सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में लोग आरटीआई भी कहते हैं। ठीक है ना। तो हालांकि यह मौलिक अधिकार नहीं है आरटीआई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 19(1) का वैसे अगर संविधान में देखा जाए तो इसका कोई उल्लेख नहीं कि यह मौलिक अधिकार है या अलग से कोई बात बताई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह भी क्या है, मौलिक अधिकार में शामिल है। आप लोग जानते हैं कि यह कब आया था,
तो आरटीआई को भी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखता है, हालांकि यह संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मानहानि इसी के बीच में आ जाती है। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को मजाक, तिरस्कार या घृणा, किसी भी व्यक्ति को मजाक, तिरस्कार या घृणा का पात्र बना करके पेश करना क्या कहलाता है? मानहानि कहलाता है। ठीक है ना, इसका मतलब यह नहीं है प्रेस की आजादी में कि आप किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे, और ऐसा बर्ताव अगर करते हैं तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? मानहानि की। और उसके लिए कोर्ट है और बाकायदे इसके लिए सजाओं की भी व्यवस्था है। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति को तिरस्कार, घृणा, कुछ देखिए, ठीक है, एक जो पात्र होता है जो किसी के ऊपर बनाया गया या किसी का कार्टून बनाया गया, तो वो भी एक सीमा तक जायज होता है। अगर आप बिल्कुल ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देंगे कि उसका जो है जो एक गरिमा होती है, अगर उसकी वही बिल्कुल डिग्निटी जो कहते हैं उसको, तो अगर उसी को अगर गिरा दिया जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? असहज महसूस करेगा, और हो सकता है कि उसको समाज में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो फिर उसके लिए किसका प्रावधान है? मानहानि का प्रावधान। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये भाई देखिए जरा से इसको। ठीक है, तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या कहता है भाई? इसका पहला खंड कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक सख्ती का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। ठीक है, तो जो 20 का 1 इस खंड को जरा समझिए, और ये विधि के ऊपर लागू होता है, कानून। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, मैंने आपको बताया था, विधि का शासन, जिसको डाइसी जिसके प्रतिपादक हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो उस समय अपराध के दायरे में आता था, और उससे ज्यादा सजा का अब भागी भी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए क्या है? बनाया गया है। तो ये विधि के लिए इसमें क्या है? उल्लेख है कि विधि जो है मूल है, और विधि के अनुसार ही व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, और इसका सेकंड नंबर है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो खंड है वो न्यायालय के ऊपर जाता है। पहला वाला जो हमने देखा वो किसके लिए? विधि। जो फर्स्ट वाला खंड है वो विधि के लिए, ठीक है, कानून की बात करता है। और सेकंड वाला कहता है न्यायालय के लिए कि भाई किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा, इससे ज्यादा बार नहीं। ठीक है, तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, और ये तीसरा नंबर किसके लिए है? पुलिस के लिए। ये अनुच्छेद जो है, ठीक है, कहने के लिए तो ये नॉर्मल स्थिति में दिख रहे हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर की बात है कि ये कहां इसका इशारा जा रहा है। तो पहला वाला मैंने जैसा कि बताया विधि, दूसरा वाला न्यायालय, और तीसरा वाला कहां जा रहा है? पुलिस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना।
तो यह क्या करता है अनुच्छेद 20 का 2, यह दोहरे दंड से संरक्षण देता है। तो ध्यान रखिएगा जरा, क्या देता है ये? दोहरे दंड से संरक्षण। ये 20 का 2, ये 20 का 1 और ये 20 का 3। ध्यान रखिएगा जरा, न्यायालय के लिए है और ये दोहरे दंड से क्या देता है? संरक्षण देता है। ठीक है ना। और 20 का 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दोषी ठहराया जाएगा जब उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण किया है तथा वह अपराध किए जाने के समय दिए जा सकने वाले दंड से अधिक दंड का भागी नहीं होगा। ठीक है ना। कि अगर कह रहा है कि अगर उसने पूर्व में कोई अपराध किया है और विधि उसके लिए बाद में बनी है तो वह अपराध से क्या होगा? अपराध का भागी वो नहीं होगा, क्योंकि जब उसने अपराध किया था तो ऐसी कोई विधि नहीं थी जिसमें वह अपराधी साबित हो। आगे चलकर आप उसके लिए कानून बना दो तो नए कानून के अनुसार जो पुराना अपराध है उसके लिए उसको दंड नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह दोहरे दंड से क्या देता है? संरक्षण देता है। मतलब राज्य कह रहा है कि राज्य के लिए ये विधि है जो राज्य बनाता है कि पूर्वगामी प्रभाव से दंड नहीं। ठीक है। मतलब दांडिक विधि नहीं बनाएगा कोई, दांडिक विधि नहीं बनाएगा कौन? राज्य। ठीक है। और दूसरा नंबर न्यायालय के लिए है जो दोहरे दंड से क्या देता है? संरक्षण देता है। और 3 कहता है स्वयं पर दोषारोपण का प्रतिषेध करता है। तो बताया कि खुद के लिए साक्षी होने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को प्रथमतः निर्दोष माना जाता है तथा अभियोग पक्ष का यह दायित्व होता है कि वह उस पर किए जाने वाले दोषारोपण को सिद्ध करे। किंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार है तो इसे अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कि व्यक्ति अगर स्वयं से कहते हैं कि हाँ मैं ठीक है, मैं बोलने को तैयार हूं कोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों उल्लंघन? स्वयं से ही बोल रहा है। ठीक है ना। लेकिन पुलिस कस्टडी में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी कोर्ट जो है अपने समझ से दी गई गवाही को मानता है। तो आपने इस अनुच्छेद को देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यह पूर्वगामी प्रभाव से दांडिक विधि नहीं बनाएगा राज्य। ठीक है। दूसरे में हमने देखा न्यायालय के लिए था और कह रहा है कि इसमें क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक। और तीसरा पुलिस के लिए था कि किसी भी व्यक्ति को साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये आपका अनुच्छेद 20 कंप्लीट हो गया। ठीक। अब जब हम आगे आते हैं तो जो अगला अनुच्छेद है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वो है अनुच्छेद 21। ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है? ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की संबंधित जो प्रक्रिया है वह उचित, ऋजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में ये बात कही है। 1978 का ये केस है। ठीक है ना। इसमें कही है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, बड़ा फेमस केस है इसके लिए। और इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विदेश जाने का अधिकार किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 कि व्यक्ति को अगर विदेश जाना है तो बिल्कुल जा सकता है, ये उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में
शामिल है। ठीक है, तो ये आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणा को सामान्य रूप में जीवन के अधिकार के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार जीवन के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पक्ष प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अभिन्न अंग हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए जो भी कानून बनाए जाएं या इस संदर्भ में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वह युक्ति युक्त होनी चाहिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में प्रदत्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 359 की परिधि से बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि 44th अमेंडमेंट द्वारा इसको कहा गया कि यह अब क्या होगा, निलंबित नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि अब आपातकाल के दौरान भी किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया और इसे एक महत्वपूर्ण अधिकार बना दिया। ठीक है, जैसे क्या कहा कि जीवित रहने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार शामिल है। जीवित रहने का अधिकार केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमित नहीं। कहने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ठीक है, जीवन जीने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जीना, कि भाई चलो ठीक है वो जी रहा है तो वह जीवन जीने का अधिकार उसको मिला हुआ है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन, मतलब व्यक्ति, देखिए मनुष्य के जीवन में 3 आवश्यकताएं होती हैं जो बिल्कुल बेसिक नीड होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं इनकी भी अगर पूर्ति कोई व्यक्ति ना कर पाए, मान लो उसके पास खाने को ना हो या पहनने को ना हो या उसके पास छत ना हो, तो व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो न्यूनतम जो उसकी जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं वही उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जीवन जीने का मतलब सिर्फ ऐसा जीवन नहीं कि किसी भी तरह से जीवन कट जाए। जीवन जीने का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए और राज्य का यह दायित्व है कि व्यक्ति को वह गरिमापूर्ण जीवन क्या कराए, उपलब्ध कराए। तो आप देखते होंगे कि सरकार, राज्य या सरकार कहें तो वह विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जो ये अधिकार है वह लोगों को उपलब्ध कराती है, चाहे वो आवास योजना हो, ठीक है, चाहे वो भोजन की कोई योजना हो, ठीक है, और चाहे कोई अन्य योजना हो जिसके माध्यम से वह व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन क्या करा सके, उपलब्ध करा सके। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अनुच्छेद वास्तविक रूप में अगर कहें तो जो एक व्यक्ति है उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह मौलिक अधिकार पूर्ण रूप में क्रियान्वित होना चाहिए, ठीक है ना, और लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए इस जो अनुच्छेद है इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए अन्य बातें भी हैं, ठीक है। कह रहा है कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से वंचित करता है, अतः यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ठीक है। यानी कि एक नंबर देखिए जरा, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए जरा सा, जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार, जिसकी मदद से वह अपना जीवन जिएगा, तो यह भी शामिल है। अन्यथा किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसकी आजीविका के साधन से वंचित कर दिए जाए। फिर है शुद्ध जल और वायु,
ठीक है। एक बच्ची ने सवाल भी रखा, अभी हाल ही में न्यूज में था कि भाई प्रधानमंत्री जी से कि भैया हमारा जो अनुच्छेद 21 है, जीवन जीने का अधिकार है, उसमें शुद्ध जल और वायु का भी अधिकार शामिल है, तो हमको स्वच्छ वायु और जो जल है ये हम लोग को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उनके जो है, जो बच्ची थी उसका जो है ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये किसके लिए हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, ये मौलिक अधिकार है। तो ये एक केस भी था, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है। उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और मैंने विदेश भ्रमण वाला बता ही दिया था आपको, चौथा नंबर विदेश भ्रमण का अधिकार, ये भी मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, केस जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस बात में यह बात क्या हो गई थी, कही गई थी। फिर अगला, किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय से चिकित्सा उपचार न देना उसके जीवन जीने के अधिकार का अतिक्रमण, उपचार, ठीक है, उपचार भी मिलना चाहिए टाइम से। अगला, किसी व्यक्ति को अमानवीय दशाओं में रहने के लिए विवश करना एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा उसे जीवन के अधिकार से वंचित करने के बराबर है तथा इसे फांसी से भी ज्यादा क्रूर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखना जो वह उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के बात का उल्लंघन करती है, तो वह इतनी बेरहम है जितनी फांसी भी नहीं। समझ रहे कि नहीं आप? तो इसमें कहा कि गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, अमानवीय दशाओं में रहने के लिए बाध्य करना। तो अमानवीय जो दशाएं हैं, रहने को बाध्य करना, क्या है ये, इस अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। और ऐसी दशाएं नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि व्यक्ति अमानवीय दशाओं में रहने को बाध्य हो। अनुच्छेद 21 का अगर कोई ऐसा करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मरने का अधिकार बिल्कुल शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है, ठीक है ना। स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, ये भी है, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, ये भी मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो वाद है ये मोहिंदर सिंह चावला वाद, मोहिंदर सिंह चावला वाद, ठीक है। तो यह अधिकार जेल में बंद कैदियों को भी प्राप्त है। क्या है ये, अनुच्छेद 21 जो है यह जेल में बंद कैदियों को भी प्राप्त है। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट है, कर्ज अदा न कर पाने पर किसी गरीब व्यक्ति को कारावास में डाल देना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित करने के तुल्य है, ठीक है। और एकांतता का अधिकार भी इसमें शामिल है, ठीक है। कौन सा अधिकार, एकांतता, एकांत रहना, ठीक है। तो इसको एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो ये जो अनुच्छेद है ये बहुत वृहद है। आप सोचिए कि ये जो छोटा सा अनुच्छेद, जो अगर आप इसको मानकर चले कि भाई चलो ठीक है हम इतनी बात इसमें पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत बड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि जानते हैं आप लोग कि संविधान का रक्षक है और संविधान का रक्षक है तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है, तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी विशद व्याख्या की और कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने की स्वतंत्रता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका दायरा उसने इतना ब्रॉड कर दिया है कि जैसे कि अभी आपने देखा कि शुद्ध जल और वायु का अधिकार, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, आजीविका, एकांतता, जेल में बंद कैदियों को भी यह अधिकार मिला हुआ है,
ठीक है, विदेश भ्रमण, उपचार पाने का अधिकार, अमानवीय दशाओं में रहने को बाध्य करना, मरने का अधिकार बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें, ठीक है, और स्वास्थ्य का अधिकार। तो अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब कि इसका दायरा क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और कहा गया 44वें संशोधन द्वारा कि यह आपातकाल के दौरान में निलंबित नहीं होगा, ठीक है ना, यह हमेशा रहता है। अनुच्छेद 20 भी और अनुच्छेद 21 भी, यह भी हमेशा रहेगा। और यह बात किसके द्वारा प्रूव की गई, संविधान में डाली गई 44वें संशोधन से, ध्यान रखिएगा जरा। अब इसके बाद एक और अनुच्छेद है इसी से लगा हुआ, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक विषय वस्तु, और बिना शिक्षा के व्यक्ति का जो गरिमामय जीवन है उसको बनाए रखना क्या है। आप सोचें कि शिक्षा, देखिए शिक्षा बहुत पावरफुल होती है, और शिक्षा अगर कायदे से अगर अर्जित की गई है तो वह शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, ठीक है ना। और एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा उसको इतनी मिल जाए जितना क्या हो, वह समाज में जो गरिमापूर्ण जीवन है जीने के लिए क्या हो, आवश्यक। और वर्तमान युग में तो इसकी प्रासंगिकता इतनी ज्यादा है कि इसके बिना तो मुझे तो जीवन संभव ही नहीं है भाई। कैसे आप परिकल्पना कर सकते हैं कि बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है या कुछ जो पाना चाहता है उसको पा सकता है। यह जो मौलिक अधिकार बना, यह मौलिक अधिकार इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि जो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो इससे बहुत घनिष्ठता से संबंधित है। कैसे आप इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास करना है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप बिना शिक्षा के एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकें। तो यह बहुत आवश्यक था, और यह नीति निर्देशक तत्वों में पड़ा हुआ था पहले कि सरकार के कर्तव्य के रूप में। लेकिन इसको आगे चल के संविधान में संशोधन किया गया इसको लेकर, और कहा गया कि भैया ये मौलिक अधिकार में डालना है, क्योंकि मौलिक अधिकार में अगर इनको नहीं रखा जाएगा तो जो सर्वांगीण विकास है, वो जो वादा है राज्य का कि भाई व्यक्ति का जो कल्याण है वह राज्य का दायित्व है, उस वादे में जो है खोट आ सकती है। क्योंकि बिना शिक्षा के तो भाई व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। कैसे होगा, सोच के देखिए, नहीं हो सकता, किसी हाल में पॉसिबल ही नहीं। तो शिक्षा सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति का जो विकास है उसको क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके द्वारा ही व्यक्ति की जो समझ होती है वो थोड़ा सा क्या होती है, ब्रॉड होती है। जब समझ विकसित होती जाएगी तो कैसे आप एक साथ विकसित नहीं कर सकते ना, प्रोसेस है। और प्रोसेस बच्चे को पहले 1 2 सिखाया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि भाई 1 घटाने के लिए कहा जाता है तो पहले बताया जाता है कि भाई बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए। हमेशा बताया जाता है बचपन में, क्लास 1 2 3 1 में तो मान लीजिए बहुत कमी होता है, 2 या 3 तक आते आते उसको प्लस और माइनस का बोध करा दिया जाता है। तो हमेशा कहा जाता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है, जोड़ने में ऐसी कोई समस्या है नहीं। लेकिन जब वो आगे चलता है तब आगे बताया जाता है, जैसे क्या कहा जाएगा कि भाई 2 में अगर हम 1 को घटाएं तब हमारा घटेगा तो 1 आएगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो कहा जाता है कि 1 में भी 2 को क्या कर सकते हैं, घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है ना, माइनस में आ जाएगा आंसर कि माइनस वाला बड़ा है तो आंसर वही हो जाएगा। तो एक प्रोसेस है। अगर बच्चे को बचपन में अगर ये ना बताया जाता तो आगे चल के उसका विकास इस रूप में हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप उसको बेसिक नहीं बताएंगे तो वह आगे कैसे बढ़ पाएगा।
तो विकास का माध्यम होता है, जो चरण होता है वह क्रमिक होता है, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को भी डाल दिया, और इसके द्वारा लोगों के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना थी उसको और आगे एक कदम बढ़ाया गया। तो अनुच्छेद जो 21 का है उसको शिक्षा के अधिकार में शामिल किया गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद 2009 में सरकार एक्ट लेकर आई जिसको RTE कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे राइट टू एजुकेशन। ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया शिक्षा के अधिकार को। और फिर 2010 में सरकार ने इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा का अधिकार क्या बन गया, तो इस तरह से शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है ना। अब अगला जो इसका खंड है जो मौलिक अधिकार का, उसमें अनुच्छेद 22 आता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जब पॉलिटी पढ़िएगा तो बेयर एक्ट हमेशा साथ में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए, जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ में फैक्चुअल पढ़ाई भी आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट को जो है बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। फैक्ट पर भी कमांड होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पर भी कमांड होना चाहिए, तब होता है संपूर्ण। ठीक है ना। मैंने हमेशा कहा है भाई, देखिए प्रीलिम्स तक तो फैक्चुअल जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फैक्चुअल को छोड़ करके बस कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, फैक्चुअल भी चाहिए। और मेंस का जब आंसर लिखोगे तो फैक्ट तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल प्रूफ करने के लिए देना ही पड़ेगा ना। आप बहुत ज्यादा नहीं लोगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो अपेक्षा यही की जाती है कि भाई जो चीजें हैं वो इस रूप में हो कि फैक्ट की भी जानकारी रहे और साथ में ये भी रहे, क्योंकि कानून की जो भाषा है वो थोड़ा सा क्लिष्ट होती है, और उसको अच्छे से समझने के लिए आपको बेयर एक्ट अपने साथ में रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप कानून की भाषा को समझने के काबिल बनेंगे, और जो उसके जो खंड हैं विभिन्न अनुच्छेदों के, जब उनको पढ़ेंगे तो आपकी समझ क्या होगी, और अच्छी विकसित होगी। ठीक है ना। तो बेयर एक्ट जरूर साथ में रखिए जब आप पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हो। ठीक है। ये क्या कहता है भाई कि पहला नंबर, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, और उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी को गिरफ्तार भी किया गया है तो उसको पहले बताया जाएगा कि किस कारण से आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और विधि व्यवसायी कहने का मतलब उसके एडवोकेट से उसको बात करने से मना नहीं किया जाएगा, उसके पास अधिकार है कि अपने एडवोकेट से बात करे। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कह रहे हैं जो यात्रा में समय लगा है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है ना, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो कह रहा है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती हैं जो का नंबर, मतलब ये जो बताया गया दोनों कि उसको गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसको वकील से बात करने की इजाजत होगी,
ठीक है। और दूसरा 24 घंटे के अंदर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा, भले ही उसमें यात्रा का समय क्या हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बाकी जो बचे 24 घंटे होंगे उसमें उसको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। अब कह रहा है कि ठीक है, इतनी बात तो सही है, तो कह रहा है कि लेकिन यह लागू इतने लोगों पर नहीं होता है। भाई सभी लोगों पर इसको लागू करना, कहा कि ये कुछ लोगों पर ये जो अधिकार दिए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। उसमें क्या है, नंबर का शत्रु देश का नागरिक, ठीक है। दूसरा, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वह इन पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों के ऊपर फिर आगे कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्जित हैं से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड के 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया गया कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, ठीक है। और अगर कारण है, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको निरुद्ध करने की व्यवस्था है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो 3 माह की होगी, ठीक है। और ये जो लोग हैं अगर ये अनुमति दे देते हैं बोर्ड के, तो इसको 3 माह के लिए क्या किया जा सकता है, फिर से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए उनको नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज अनुच्छेद 22 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम लोग जो बाकी बचे हुए फंडामेंटल राइट्स के जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।